potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if they kept in open। मतलब ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर इसको ओपन में छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। दैट्स वाई क्या किया जाता है, इनके रिएक्टिविटी की वजह से इनको केरोसिन तेल में, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, है ना, they are kept immersed in kerosene oil, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है और आपको भी इससे पता चलता होगा कि ये एक उन एक्सेप्शंस में है जो हमेशा ही आता है कि सोडियम पोटेशियम एक ऐसा रिएक्टिव मेटल्स हैं। हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में भी पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, उसके बाद सोडियम आता है। तो ये इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करता है ये एयर से, ठीक है, एयर बोलो या मॉइस्चर बोलो, इतना स्ट्रांगली जब इसको ओपन में रखा जाता है इतना विगरसली रिएक्ट करता है कि आग पकड़ लेता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि आग क्यों पकड़ता है, इसका जो रियल फैक्ट है आपको समझ में आएगा। तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं, डुबो के रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम सम मेटल्स या नेम द मेटल विच आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, जो केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है, उनके नाम बताइए और क्यों रखा जाता है ये भी बताइए। ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं, तो इसको आप रेडी कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम देखते हैं और दूसरे मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। ये तो सोडियम और पोटेशियम हो गए जो एयर के साथ विगरसली रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा भी देखते हैं, ये आप नोट कर लें। इसमें और एक आता है कि कुछ मेटल हैं एट ब्लैक से लिखता हूं मैं, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करता हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करता हूँ, टेम्परेचर, ये क्या पाया गया है कि सम मेटल्स, है ना, कुछ मेटल्स लाइक मान लो आप मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, एटसेट्रा, ठीक है, फॉर्म लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, ये क्या बनाते हैं, लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो कुछ ऐसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर कुछ ऐसे मेटल्स भी देखे गए हैं कि जो क्या कर लेते हैं, अपने सरफेस पे क्या बना लेते हैं, लेयर मतलब ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस व्हेन दे आर केप्ट इन ओपन, ठीक है। इनको ओपन भी रखो, ठीक है, ऐसे रखोगे तो ये क्या बना लेते हैं, या आप समझ लो ऐसे यूं समझ लो कि जब इनको रखा जाता है तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, ठीक है, एंड प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। ये आप देख लीजिए, मतलब इनके ऊपर पहले से ही, मतलब ये जैसे ही ये रखे जाते हैं जहां कहीं भी होते हैं वहां पे इनके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है इसके सरफेस पे जब इसको रखा जाता है,
और ये फर्दर रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से। ठीक है, इनको अगर रिएक्ट कराने जाओगे तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही ऑक्साइड के लेयर बना देते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखो। मैग्नीशियम आपने देखा होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको पहले क्लीन करना पड़ता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए, जलाने के पहले। क्यों क्लीन करना पड़ता है? क्योंकि उसे पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है, ये बताया गया था। वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एनोडाइजिंग कहते हैं इसको। जिंक ऑक्साइड का भी लेयर ऐसे ही होता है, लेड ऑक्साइड का। ये लोग पहले से ही अपने मेटल सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना देते हैं। ठीक है, और इसलिए इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, ये रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, ये आता है क्वेश्चन कि कौन ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से, जब उनको ऐसे नॉर्मली रखा जाता है। तो ये जब ओपन में आप रख दोगे तो ये अपने आप ही एक ऑक्साइड का लेयर बना देंगे और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं कि जो एग्जाम में आते हैं और आ रखे हैं। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो आयरन की बात करते हैं। आयरन बर्न नहीं होता, लेकिन आयरन जो फिलिंग्स होते हैं, आयरन फिलिंग्स को अगर आप मतलब उसको बर्न करो तो बहुत विगरसली बर्न होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से जल जाते हैं वो। आयरन फिलिंग्स की अगर बात करो, जो चूरा होता है ना, आयरन का जो चूरा होता है, ठीक है, उसको अगर आग पे डालोगे तो बहुत जल्दी जल जाते हैं। और वैसे ही जो कॉपर है, कॉपर भी बर्न नहीं होता। कॉपर भी, अगर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर ऑल्सो, या हम बोल सकते हैं कॉपर ऑल्सो डज नॉट बर्न, ये भी नहीं जलता। बट हॉट कॉपर मेटल develops a black colored layer on its surface। ठीक है, कॉपर को जलाने जाओगे तो क्या होगा, ये जलेगा नहीं, लेकिन इसके ये जब गर्म होगा ना, तो जैसे इसको जलाने जाओगे तो उस गर्मी से वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड, मतलब ब्लैक कलर का एक लेयर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉपर ऑक्साइड लेयर, है ना। वो क्या होता है, ब्लैक कलर लेयर ऑन इट्स सरफेस, दैट इज, कौन है वो, कॉपर ऑक्साइड का लेयर है, जो किस कलर का होता है, वो होता है ब्लैक कलर का। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ये है आपका कॉपर के बारे में हमने जान लिया, ये भी नहीं जलता। आयरन फिलिंग्स के बारे में मैंने लिखा नहीं, आप ये जान लो कि आयरन फिलिंग्स भी, आयरन जो होता है, आयरन जो मेटल होता है वो नहीं जलता आग में। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो लोहे होते हैं, जो लोहे के सरिये होते हैं, उसको हम गर्म करके पिघला के उसको मोल्ड करते हैं ना, तो वो भी जलता नहीं है, लेकिन आयरन फिलिंग्स जलता है। और कॉपर में हमने देखा ये भी नहीं जलता है, लेकिन ये गर्म होने के बाद ब्लैक हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, ब्लैक ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए। अब इसमें हम जानते हैं कि ऐसे कुछ और भी मेटल होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए मैं उसके बारे में भी लिख देता हूँ यहाँ। सो और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिल्वर एंड गोल्ड, है ना, एंड गोल्ड डू नॉट react with ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन और एयर, यहाँ पे आप एयर भी लिख सकते हो, एयर, है ना, इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, दैट इज दे आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, नॉन रिएक्टिव मेटल्स, हेंस दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग, किस लिए, ज्वेलरी, है ना, ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। आपको पता है शादी ब्याह में
ये सभी लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरीज को। सोना चांदी का डिमांड भी बहुत हाई होता है ना। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं ये बहुत ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। और उनके इसी पर्पस के लिए, इसी वजह से हाई, इनका मतलब रिएक्टिविटी बहुत कम होने के वजह से या ये नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इनको हम ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, है ना। ज्वेलरी बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको मतलब नोट कर लें एक नोटबुक में लाइन से, और उसको लर्न करें, बार बार पढ़ें तभी याद रहेगा। सारे के सारे एक्सेप्शन जैसे फील हो रहे होंगे आपको, है ना। अब एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में ये येलो बॉक्स में दे रखा है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, व्हाट इज एनोडाइजिंग, ठीक है। एनोडाइजिंग होता है एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ, क्या लिख रहा हूँ, तो और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिल्वर एंड गोल्ड, है ना, एंड गोल्ड do not react with ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन और एयर। यहाँ पे आप एयर भी लिख सकते हो, एयर, है ना। इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। दैट इज दे आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, नॉन रिएक्टिव मेटल्स, हेंस दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग, किस लिए, ज्वेलरी, है ना। ज्वेलरी बनाने के काम में आता है, आपको पता है शादी ब्याह में ये सभी लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरीज को। सोना चांदी का डिमांड भी बहुत हाई होता है ना। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं ये बहुत ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। और उनके इसी पर्पस के लिए, इसी वजह से हाई, इनका मतलब रिएक्टिविटी बहुत कम होने के वजह से या ये नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इनको हम ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, है ना। ज्वेलरी बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको मतलब नोट कर लें एक नोटबुक में लाइन से, और उसको लर्न करें, बार बार पढ़ें तभी याद रहेगा। सारे के सारे एक्सेप्शन जैसे फील हो रहे होंगे आपको, है ना। अब एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है भाई, इट इज अ process of forming thick oxide layer of aluminium, ठीक है। क्या होता है ये एनोडाइजिंग, क्या है, एक एल्युमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन को ही बोलते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम forms a thin layer of oxide when
एक्सपोज टू एयर, ठीक है, एक्सपोज टू एयर, ठीक है। जब भी एल्युमिनियम को हम एयर में एक्सपोज करते हैं एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। दिस ऑक्साइड लेयर prevent aluminium in further corrosion, ठीक है, corrosion, या हम ऐसे लिख सकते हैं दिस ऑक्साइड लेयर acts as a resistant in corrosion of aluminium metal. This oxide layer prevent aluminium with लिखो तो ज्यादा है, with further corrosion, ठीक है। तो ये है एनोडाइजिंग का आंसर, आप इसको ठीक से लर्न कर ले। एनोडाइजिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक थिक ऑक्साइड लेयर बनाया जाता है एल्यूमिनियम के ऊपर। एल्यूमिनियम अपने आप भी एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड लेयर अपने सरफेस के ऊपर बनाता है। जब इसको एक्सपोज कर दिया जाता है एयर में, अपने आप ही एक लेयर बना लेता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, अपने आप बना लेने की वजह से ये फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसका करोजन नहीं होता, ठीक है। ये करोजन से भी बच जाता है, किसी से रिएक्शन से भी बच जाता है। अब इसी वजह से आपको पता होगा कि एल्युमिनियम के प्लेट होते हैं, एल्युमिनियम के प्लेट में लोग खाना भी खाते थे, है ना। खाना खाने पहले एल्युमिनियम का डिमांड भी बहुत ज़्यादा था, एल्युमिनियम के प्लेट्स ज़्यादा आते थे, अब तो स्टेनलेस स्टील हो गया। तो पहले के जो बर्तन हुआ करते थे वो एल्युमिनियम के बनाए जाते थे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम अपने ऊपर पहले से एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना देता था जो एक रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता था, और किसी भी मतलब रेजिस्टेंट डेवलप करने की वजह से किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता था। तो दिस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। ये तो प्रोसेस है, हम करते हैं, लेकिन ये जो है मैंने बोला अपने आप भी एक थिन लेयर बना देता है जब इसको ओपन में एक्सपोज किया जाता है, ठीक है, और इसको रिएक्ट करने से बचाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का जो पहला पॉइंट था उसके बारे में हमने पढ़ा। पहला पॉइंट क्या था, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। तो उससे रिलेटेड सारे के सारे ये टॉपिक्स थे, ठीक है, कि एयर के प्रेजेंस में सारे मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने सारे के सारे फैक्ट्स देख लिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इनको आप लाइन से एक नोटबुक बनाइए, उसमें सारे लिखिए और लिखने के बाद उसको याद कीजिए। मेरे ख्याल से सारे इजी हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है।